हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया का कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यानी कुल मिला के क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अन्य जिस व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ेगा वही व्यक्ति वस्तु ऑब्जेक्ट होता है। बात को समझिएगा, जैसे एग्जांपल में समझिए। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि द कैट किल्स। ठीक है, द कैट किल्स। अब देखिए बिल्ली मारती है, एग्जाम्पल क्या है? द कैट किल्स, बिल्ली मारती है। तो मारना आपका क्या है बाबू? वर्ब है। क्या है बाबू? वर्ब है। अब इसका प्रभाव किसके ऊपर? बिल्ली मारती है तो मारने का प्रभाव सिर्फ कर्ता बिल्ली के ऊपर ही न पड़ेगा, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ेगा? नहीं न पड़ेगा। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, अन्य व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता है, उसे कौन सी वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब इस दशा में किल्स आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब इस एग्जांपल के अनुसार देखेंगे तो अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता के ऊपर तो पड़ेगी, कर्ता के साथ साथ अन्य व्यक्ति वस्तु के ऊपर भी पड़े, तो वही आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो देखिए कह रहा है कि द कैट किल्स, बिल्ली मारती है। अब यहां हमने लिख दिया ए रैट, ठीक है। तो कह रहा है कि बिल्ली एक चूहा मारती है, तो मारने का प्रभाव तो कर्ता बिल्ली के ऊपर पड़ेगा ही, लेकिन साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ेगा? ए रैट के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा। तो अब जो ये वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? तो यही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से समझिएगा, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वो अन्य व्यक्ति वस्तु ही आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये कुल मिला के ए रैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये किल्स आपका क्या कहलाएगा? तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगला एग्जांपल मान लीजिए, हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि राहुल राइट्स। ध्यान दीजिएगा, राहुल राइट्स। ठीक है बाबू, राहुल लिखता है, राहुल राइट्स, राहुल लिखता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन लिखता है भाई? राहुल लिखता है। तो इसका मतलब कि आपकी वर्ब है, राइट्स आपकी क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब का प्रभाव सिर्फ कर्ता राहुल के ऊपर न पड़ रहा है, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ रहा है? बोलिए, नहीं न पड़ रहा है। तो वह क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़े, अन्य किसी भी व्यक्ति वस्तु के ऊपर न पड़े, वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यही वर्ब अब यहाँ पे आपकी कौन सी वर्ब है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, लेकिन जब इसी क्रिया का प्रभाव भाई कर्ता के अतिरिक्त अन्य जिस व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ने लगेगा, अन्य किसी भी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ेगा, तो यही वर्ब तुरंत आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बात को समझिएगा। तो इसी में कह दिया कि राहुल राइट्स ए लेटर। क्या कह दे? ए लेटर। इसका मतलब कि राहुल एक पत्र लिखता है, तो अब लिखेगा तो लिखने का प्रभाव तो राहुल के ऊपर पड़ेगा ही, साथ में अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ेगा? ए लेटर के ऊपर भी पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब जब जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वो क्रिया कौन सी क्रिया होती है भैया? तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो अब यहाँ पर ये राइट कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और अन्य जिस व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ा है इसका प्रभाव क्रिया का, वो अन्य व्यक्ति वस्तु आपका क्या कहलाएगा? तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बातचीत समझ में आई? बात समझे हैं? अब देखिए, तो अब यहाँ पे किल्स है और राइट्स है, तो ये दोनों कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इतना नोट हो चुका है ना। अब देखिए कोई भी वाक्य दिया है, आपको पता करना है कि दी हुई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको नोट करनी है सभी लोग ना। हो गया, मिटा दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक को रहने देते हैं, बाकी सबको कवर करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है भैया, और देखिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। वो नोट हो गया है ना भाई? देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि कोई भी वर्ब है, आपको पता करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर देखिए क्या करेंगे कि उस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया का मतलब जैसे द कैट किल्स ए रैट, तो ही किल्स मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसी वर्ब के पहले आप वाट या फिर आपका होता है हुम, वाट या हुम। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। वाट या वाट की हिंदी क्या होती है? क्या
और हुम की हिंदी कई होती है, जैसे क्या, अरे सॉरी, किसे, किससे, किसको, किसके, ठीक है। तो यहाँ पे किसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, किसको, ठीक है। शब्द लगा के आप प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। क्या या किसको शब्द लगा के आप प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद, ठीक है, उत्तर में जो मिलेगा, ठीक है, आंसर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो उत्तर में, रिप्लाई में जो भी मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर से सुनिएगा बात को, हमने ये कहा कि किसी भी वाक्य में आपको पता करना है कि दी हुई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले उस वाक्य का हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। अर्थ निकालने के बाद मेन वर्ब से पहले व्हाट या हुम, तो व्हाट की हिंदी क्या होगी, हुम की हिंदी किसको होगी। ये दोनों में से कोई बारी बारी से दोनों शब्द को लगा के प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद उत्तर में जो मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि उत्तर में मिले ही ना, यदि उत्तर में मिले ही ना, तो वहां पर ये चीज सिद्ध होगा कि दी हुई वर्ब आपकी कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो उत्तर में मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, इससे ये सिद्ध होगा कि दी हुई वर्ब कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रही है बात ना। तो अब देखिए कह रहा है कि द कैट किल्स ए रैट, ठीक है। तो इसका पहले हिंदी निकालिए, तो हिंदी होगा कि बिल्ली चूहा मारती है। ध्यान से समझिएगा, बिल्ली चूहा मारती है, ठीक है बाबू, बिल्ली चूहा मारती है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आई मारना शब्द आपका क्या है बाबू, वर्ब है, वर्ब के पहले ही लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रश्न किया किसको मारती है, ठीक है, किसको मारती है, ध्यान दीजिएगा, किसको मारती है, ठीक है। तो हमने प्रश्न कर लिया कि किसको मारती है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, चूहा, चूहा कहेंगे ना बाबू। तो चूहा की मीनिंग क्या होती है, ए रैट होती है ना। तो उत्तर में जो मिला है आपको क्या मिला है, जानते हैं, ऑब्जेक्ट मिला है। क्या मिला है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो दी हुई वर्ब मारना है, जो दी हुई वर्ब क्या है, मारना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मारना की अंग्रेजी क्या होती है भैया, तो किल होती है। क्या होती है, किल। तो किल अब यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। समझ आई बातचीत। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य लिखा है, वाक्य की हिंदी निकाल लीजिए, हिंदी निकालने के बाद मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है। अगर उत्तर में नहीं मिलेगा, हो सकता है कि उत्तर में कुछ मिले ही ना, ठीक है, तो उस दशा में जो दी हुई वर्ब होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर उत्तर में कुछ मिलता है, बात को समझिएगा, तो जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। और जो दी हुई वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। बातचीत समझ में आई ना। तो इसको बना के इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है कर्म, तो पहले ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, तो उसके बाद जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त, ध्यान से समझिएगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य जिन व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे जिन अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के ऊपर पड़ता है वे अन्य व्यक्ति वस्तु ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जिसे हमने कहा कि देखिए एक कई क्रिया में बहुत कुछ समझाते हैं। सोहन गेव, सोहन ने दिया, देखिए इधर देखिए, सोहन गेव, सोहन ने दिया, तो सोहन गेव, सोहन ने दिया, तो कौन दिया, सोहन। तो सोहन हमारा क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ, और ये आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। तो इस वर्ब का प्रभाव खाली कर्ता सोहन के ऊपर पड़ रहा है ना, बात को समझो। तो अब ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई फिलहाल में, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है कि सोहन गेव मी, सोहन गेव मी, ध्यान से समझिएगा, ए पेन, सोहन गेव मी ए पेन। तो अब कह रहा है कि सोहन ने मुझे एक कलम दिया, ध्यान से समझिएगा, सोहन ने मुझे एक कलम दिया। तो अब देने का प्रभाव करता सोहन के ऊपर तो पड़ेगा ही, अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ेगा, मी के ऊपर पड़ेगा, और साथ में ए पेन के ऊपर भी पड़ेगा। बोलिए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आखिरकार आप मुझे, अगर सोहन मुझे कलम देगा तो मैं भी गति करूंगा, मोशन में आऊंगा, साथ में पेन भी तो प्रभावित होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब कि आई देने का प्रभाव करता सोहन के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वस्तु किसके ऊपर पड़ रहा है, तो आई मी के ऊपर पड़ रहा है और ए पेन के ऊपर पड़ रहा है। तो मी और ए पेन दोनों आपके क्या कहलाएंगे बाप भैया, तो दोनों आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। बातचीत समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से और समझिएगा इसमें,
अब ये तो हो गया कि दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है बाबू। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझिएगा, तो अगर कोई वाक्य मान लीजिए कि दिया है, आपको पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया, तो फिर वही काम इससे पहले बताया था ना कि बाबू मेन वर्ब से पहले वाट, देखिए वाट या फिर हुम, वाट या फिर हुम, ठीक है बाबू, ये दो शब्द, ठीक है, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्या या किसको, ठीक है। शब्द लगा के आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है। क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न जब पूछेंगे तो इसके बाद जो उत्तर में मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए वाक्य है कि सोहन ने मुझे एक कलम दिया, ठीक है, ध्यान से समझिए, नीचे इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सोहन ने साथ में कॉपी करते रहो, सोहन ने मुझे एक कलम दिया, एक कलम दिया, ठीक है बाबू। देखो सोहन ने मुझे कलम दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न क्या पूछेंगे भाई, तो मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब क्या है, देना, ठीक है। तो इसके पहले बारी बारी से दोनों लगा के पूछेंगे। तो सोहन ने क्या दिया, ध्यान से समझिएगा, क्या दिया, तो उत्तर में आप क्या बताओगे, बोलो क्या दिया, तो क्या कहोगे, कलम, ए पेन, ठीक है, कलम यानी ए पेन। तो अब ए पेन जो मिला है आपको क्या मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है। क्या मिल गया है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। अब मान लो कि दूसरी तरीके से अगर प्रश्न करोगे तो आप कहोगे कि किसको दिया, क्या कहोगे, किसको दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न करोगे कि किसको दिया, तो जो किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछ रहे हो कि किसको दिया, तो उत्तर में क्या बताओगे, सोहन ने कलम किसको दिया, बताओ, मुझे। तो मुझे जो उत्तर में बोल रहे हो कि मुझे, जिसकी मीनिंग क्या होती है, मी, क्या होती है भाई, मी। तो मी जो उत्तर में मिला ये क्या मिला है, पता है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिला है। क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है। तो इस प्रकार से कोई भी हिंदी का वाक्य दिया है तो उसमें वाट, हुम, क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछ लो, अगर उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान से समझो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर उत्तर में जो कुछ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कह रहा है कि सोहन ने मुझे एक कलम दिया, तो क्या दिया भाई, तो उत्तर में क्या मिला, एक कलम, तो एक कलम भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कह दिया कि किसको दिया, तो मुझे दिया, तो मुझे जिसकी मीनिंग में है ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में आपका दो ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं, भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के दो भेद होते हैं। बातचीत समझ में आ रही है ना। चलो इतना कॉपी कर लिए हो, कॉपी हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे बाबू। तो ऑब्जेक्ट जो है कि दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के भेद। तो ऑब्जेक्ट भी आपके दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है जो है प्रत्यक्ष कर्म, हिंदी क्या होती है, प्रत्यक्ष कर्म। तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते किसे, ध्यान से पहले समझो, बाद में नोट करना। कह रहा है कि वह ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है कि सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे कलम दिया, तो देने का प्रभाव है सोहन के ऊपर तो पड़ेगा ही, साथ में मी यानी मुझे और ए पेन के ऊपर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी आप भी हाथ बढ़ाओगे, कलम भी अपने स्थान से हिलेगी डुलेगी, तो दोनों के ऊपर पड़ा होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप देखो हई माने मुझे सजीव है, ए पेन क्या है, निर्जीव है। तो कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब कि जो निर्जीव होता है, तो ए पेन आपका क्या है, निर्जीव है, तो ए पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब आपको पता करना है किसी भी वाक्य में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, तो कुछ मत करिए, उस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाट यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछिए, वाट यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछिए, उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब जैसे ध्यान से समझो, सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे कलम दिया, तो सोहन ने मुझे कलम दिया, देखो इधर देखो, तो सोहन ने क्या दिया, सोहन ने क्या दिया, तो उत्तर में क्या मिला, एक कलम। तो ए पेन उत्तर में मिला, तो जो ए पेन उत्तर में मिला ये क्या मिला है, निर्जीव, और निर्जीव मिला है तो आपका क्या कहलाएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बातचीत समझ में आ गई। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट ज्ञात करना चाहो तो इसके लिए आप जो है कि मुख्य क्रिया से पहले वाट का प्रयोग करके उत्तर में प्राप्त कर सकते हो। रुको, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होता है
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कर्म। तो भाई कहते किसे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो कह रहा है कि वह ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य में जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो अब कह रहा है कि सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे कलम दिया। तो देने का प्रभाव है कर्ता के अतिरिक्त मुझे और एक कलम के ऊपर पड़ेगा ना। तो कर्ता के अतिरिक्त किसके किसके ऊपर पड़ा, मी के ऊपर पड़ा और ए पेन के ऊपर पड़ा। तो ए पेन निर्जीव है परंतु मी माने मुझे क्या है, सजीव है। तो जो सजीव है यही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत। अब देखो अगर तुमको पता करना है कि दिए हुए वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या करोगे कि वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हुम यानी किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछोगे और उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा तुमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात को ध्यान दो। तो देखो कह रहा है कि सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे कलम दिया। सोहन ने किसको दिया, बोलो सोहन ने किसको दिया, मुझे। तो उत्तर में जो आपको मुझे शब्द मिला वो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी, जो कि सजीव है और ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।